नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। आज हम आईआरआर के ऐसे प्रश्न को डिस्कस करेंगे जिसमें एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं है। जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं होगा, ऐसी स्थिति में आईआरआर हमें कैसे कैलकुलेट करना है, इस को आज डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें प्रारंभिक खर्चा 97,200 रुपये, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 97,200 रुपये है। मशीन का आर्थिक जीवन लाइफ 3 ईयर है और एनुअल कैश फ्लो 3 साल का दिया हुआ है। पहले साल का 48,000 रुपये, दूसरे साल का 42,000 रुपये और तीसरे साल का 36,000 रुपये। पहले साल का 48,000 रुपये, दूसरे साल का 42,000 रुपये और तीसरे साल का 36,000 रुपये। ये तीनों वर्षों का एनुअल कैश फ्लो अलग अलग है। जब तीनों वर्ष का एनुअल कैश फ्लो अलग अलग होता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले उसका एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। तो इन तीनों कैश इनफ्लो को हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। और प्लस करने के बाद इन तीनों को जब प्लस कर देंगे तो प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 1,26,000 रुपया, 1,26,000 रुपये। और इसका हमें एवरेज निकालना है। 3 वर्ष का है, 3 का भाग देंगे और 3 का भाग देने पर ये एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो क्या आ गया, 42,000 रुपये। तो सबसे पहले जब एनुअल कैश इनफ्लो समान नहीं है, आईआरआर हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो निकालना है और एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो आ गया 42,000 रुपये। जब ये 42,000 आ गया तो अगला स्टेप है पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर का फॉर्मूला वही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। तो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट रख दिया 97,200 रुपये, एनुअल कैश इनफ्लो जो एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो था 42,000 रुपये वो रख दिया और ये कैलकुलेट करके आ गया आपका 2.314। पीवी फैक्टर 2.314। ये पीवी फैक्टर 2.314 को, जैसा कि हम अभी तक देखते थे, इसकी लाइफ 3 वर्ष है, तो हमें इसे 3 वर्ष वाले कॉलम में देखना है। क्यूमुलेटिव टेबल में 3 वर्ष वाले कॉलम में इसको हमें देखना है। तो क्यूमुलेटिव टेबल में 3 वर्ष वाले कॉलम में 2.314 कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन इन दो के बीच में मिल रहा है। 2.322 और 2.283 के बीच में 3 वर्ष वाले कॉलम में 2.314 आ रहा है। जब इस जगह आ रहा है तो इससे कम वाली जो परसेंटेज है 14%, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे R1। इससे अधिक वाली जो परसेंटेज है 15%, उसे क्या कहेंगे हम, R2। तो इस क्यूमुलेटिव टेबल से R1 R2 पता लग गया हमको। इससे कम वाली परसेंटेज R1 और इससे अधिक वाली परसेंटेज R2। अभी तक हम इसके पहले वाली डिजिट और बाद वाली डिजिट को V1 और V2 मानते थे, लेकिन जब एनुअल कैश फ्लो समान नहीं है तो हम केवल इस क्यूमुलेटिव टेबल से R1 R2 को सेलेक्ट करेंगे और V1 V2 इसमें से सेलेक्ट नहीं होगा। बस इसमें यही बेसिक अंतर है। V1 V2 हमें अलग से कैलकुलेट करना है। इस क्यूमुलेटिव टेबल से पीवी फैक्टर 2.314 जो पीवी फैक्टर है, इसकी मदद से इस टेबल की 3rd ईयर की लाइन में हम देखेंगे ये कहाँ आ रहा है। तो इससे पहले वाली जो परसेंटेज दी है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे R1। उससे अधिक वाली परसेंटेज 15% को हम क्या कहेंगे, R2। केवल इस टेबल से हमें इतना सेलेक्ट करना है। जब हम R1 और R2 सेलेक्ट कर लेंगे तब हमें नॉन क्यूमुलेटिव टेबल में जाना है। तब हमें कहाँ जाना है, नॉन क्यूमुलेटिव टेबल में। तब हम नॉन क्यूमुलेटिव टेबल में आ गए। अब नॉन क्यूमुलेटिव टेबल में हमें क्या करना है, नॉन क्यूमुलेटिव टेबल में हमें ये करना है कि 3 वर्ष वाली लाइन इसमें भी देखनी है, 3 वर्ष वाली। बस अब इसमें हमें सबसे पहले 14% और 15% वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा था, एक तो 3 वर्ष तक का डाटा चाहिए, एक 14% हमने सेलेक्ट किया था, एक 15% सेलेक्ट किया था। 14% को हमने क्या माना था, R1। 15% को हमने क्या माना था, R2। तो R1 R2 हमें मालूम है।
जब R1 R2 हमें मालूम है तो 14% का 3 वर्ष तक का जो पीवी फैक्टर है वो इस टेबल में से हमें लेना है। अब इस टेबल में से हमें क्या लेना है, 14% का और 15% का 3 वर्ष का पीवी फैक्टर। एक तो 14% का लेना है, एक 15% का। पहले वर्ष का पीवी फैक्टर क्या है, 0.877। तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टेबल बनाएंगे, एक 14% की, एक 15% की। ईयर लिख दी हमने, ईयर लिख दी 2006, 2007, 2008। एनुअल कैश फ्लो लिख दिया, एनुअल कैश फ्लो 48,000, 42,000, 36,000। अब यहाँ 14% का पीवी फैक्टर क्या है, 14% का पीवी फैक्टर है सबसे पहला 0.877। तो हमने ये 0.877 यहाँ लिख दिया। उसके बाद दूसरा कौन सा है, 0.769। तो हमने 0.769 ये लिख दिया। उसके बाद तीसरा कौन सा है, 0.675। तो ये तीसरा हमने 0.675 लिख दिया। ये 14% वाला पी फैक्टर उतार लिया। और अब 15% वाली टेबल बनाएंगे, एनुअल कैश फ्लो वही है, तो 15% वाली टेबल में ईयर एनुअल कैश फ्लो वही रहेगा, 48,000, 42,000 और 36,000। केवल पी फैक्टर लेना है हमको, तो पहले साल का पी फैक्टर 15% पे 0.870, तो हमने 0.870 लिख दिया। दूसरे साल का क्या है, 0.756, तो हमने 0.756 लिख दिया। और तीसरे साल का 0.658, तो तीसरे साल का 0.658 लिख दिया। इस तरह से 14% वाली लाइन में 15% के पी फैक्टर 15% वाली लाइन में उतार लेंगे हम। और जब ये उतार लेंगे तब इसके बाद फिर आगे प्रश्न हम करना शुरू करेंगे। जैसे देखिए 14% का पी फैक्टर दिया हुआ है, तो 14% का पी फैक्टर हमने उतारा यहाँ पर। तो 14% का पी फैक्टर पहला क्या उतारा, ये देखिए ये उतारा। 15% का पी फैक्टर हमने क्या उतारा, 0.769, तो 0.769 उतार लिया 14% वाली टेबल में। उसके बाद तीसरी साल का 0.675, तो 0.675 उतार लिया। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, एनुअल कैश फ्लो का और पीवी फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और बराबर प्रेजेंट वैल्यू। तो इस 48,000 का 0.877 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कितनी, 42,096 रुपये। 42,000 का 0.769 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 32,298। और इसी तरह से हम 36,000 का 0.675 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24,300 रुपये। ये 14% की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब इस 14% की प्रेजेंट वैल्यू का टेबल लगाएंगे टोटल, तो ये आएगा 98,694। ये क्या आ गया, 98,694। ये जो 98,694 है इसको हम V1 कहते हैं। 98,694 क्या है, V1। इसी तरह से 15% पर भी कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखिए 15% पर कैलकुलेट करते हैं। तो 15% पर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, ये 15% वाली टेबल ली, और 15% वाली टेबल लेने के बाद फिर वही काम, 15% पर पहले साल का पी फैक्टर कितना है, 0.807, तो हमने 0.807 उतार लिया। फिर दूसरे साल का कितना है, 0.756, तो 0.756 उतार लिया। फिर तीसरे साल का 0.658, तो ये 0.658 उतार लिया। जब ये तीनों 15% के पी फैक्टर उतार लिए, एनुअल कैश फ्लो हमें दिया हुआ है। तो अब अगला काम क्या है, एनुअल कैश फ्लो और पीवी फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले हमने 48,000 का मल्टीप्लाई किया किस में, 0.870 में, ये आ गया 41,760। फिर हमने मल्टीप्लाई किया किसका, 42,000 का, 42,000 का मल्टीप्लाई किया 0.756 में, ये क्या आ गया, 31,752। और इसी तरह से फिर हमने मल्टीप्लाई किया 36,000 का 0.658 में, तो ये आ गया 23,688। फिर हमने इसका टोटल लगाया, 15% की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जितनी भी उतार निकाली हैं उनकी,
ये टोटल आ रहा है 97,200। क्या आ गया? 97,200। इस 97,200 को हम क्या कहते हैं? इसको हम V2 कहते हैं, इसको V2 कहते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तक हम R1, R2, V1, V2 की वैल्यू निकालते थे, फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन इस प्रश्न में एक अलग ही बात है। एक अलग बात क्या है कि इस प्रश्न का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? 97,200। इस प्रश्न का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? 97,200। देखिए साहब, प्रारंभिक खर्चा प्रश्न में दिया हुआ है। प्रारंभिक खर्चा कितना बता रहे हैं? ये 97,200। जब 97,200 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और हमने जो अभी प्रेजेंट वैल्यू की टेबल से प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो एक प्रेजेंट वैल्यू निकाली 98,694 और दूसरी प्रेजेंट वैल्यू निकाली 97,200। जो 97,200 हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ गई। अभी तक इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन दोनों वैल्यू के बराबर बीच में आता था, लेकिन यहाँ हमारी एक प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट के टोटल के बराबर आ रही है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 97,500 और प्रेजेंट वैल्यू 15% पर 97,200, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हमारा IRR कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, IRR 15% है। क्योंकि IRR का ये नियम होता है कि जितने परसेंट IRR हो गए उतने परसेंट पर प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। तो 15% पर जब हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 97,200 आ गया तो यहाँ हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारा IRR ऑटोमेटिकली 15% निकल आया। तो हमें IRR नहीं लगाना है फॉर्मूला, केवल हमको क्या करना है? केवल इस बात को प्रश्न के नीचे लिखना है। तो हमने नीचे प्रश्न के लिख दिया इस प्रकार, 15% कुल वर्तमान मूल्य प्रारंभिक विनियोग के बराबर है। 15% वर्तमान मूल्य क्या है ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि इस प्रकार 15% कुल वर्तमान मूल्य प्रारंभिक विनियोग के बराबर है, इसलिए आंतरिक प्रत्याय की दर 15% होगी। तो यहाँ IRR निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ गई है। जनरली हम सवाल करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू, ये दोनों जो इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू है इसके मध्य में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनके बीच में आएगा। तो हमें निश्चित रूप से क्या लगाना पड़ेगा? IRR का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और तब IRR निकलेगा। लेकिन जब हमारे प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ गई तो हमें IRR का फॉर्मूला नहीं लगाना और ऐसे प्रश्न में जो 15% ही IRR हो जाएगा और उसे नीचे मेंशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है? एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रश्न में दिया हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10,500 रुपये। एनुअल कैश फ्लो पहले साल का 2,000 है, दूसरे साल का 3,000 है, तीसरे साल का 4,000 है और चौथे साल का 5,000 है। एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं है। IRR निकालना है तो IRR निकालने के लिए तरीका, अभी तक हम PV फैक्टर निकालते थे। PV फैक्टर को क्यूमुलेटिव टेबल में देखते थे और क्यूमुलेटिव टेबल में देखने के बाद R1 और R2 सेलेक्ट करते थे। लेकिन इस प्रश्न में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12% ऑलरेडी दिया हुआ है। जब इस प्रश्न में ऑलरेडी दे दिया तो हमें क्यूमुलेटिव टेबल का इस्तेमाल नहीं करना और R1 और R2 की वैल्यू नहीं निकालनी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये PV फैक्टर ऑलरेडी प्रश्न में दे दिए हैं और जब इन्होंने ये ऑलरेडी दे दिए तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? ऐसी स्थिति में हमको ये करना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रश्न में दिए गए हैं उनमें से जो 10% दिया है उसको हम R1 मान लेंगे और जो 12% दिया है उसको हम R2 मान लेंगे। R1 R2 इस प्रश्न में हमें PV फैक्टर के आधार पर क्यूमुलेटिव टेबल से फाइंड आउट नहीं करना है। यहाँ दिया हुआ है 10% को मानेंगे क्या? R1 और 12% को मानेंगे क्या? R2।
नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इस प्रश्न में ये जो दिया हुआ है पीवी फैक्टर नॉन क्यूमुलेटिव, पहले हम R1 R2 सेलेक्ट करते थे, नॉन क्यूमुलेटिव टेबल से पीवी फैक्टर लेते थे, तो हमें टेबल की ज़रूरत नहीं है। पीवी फैक्टर ऑलरेडी 10% के और 12% के हमें प्रश्न में दिए हुए हैं, तो हमें इसके लिए भी टेबल की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है? इस प्रश्न में सीधे सीधे हमें प्रेजेंट वैल्यू की टेबल बनानी है। क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू की टेबल बनानी है। तो प्रेजेंट वैल्यू की टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले पीवी फैक्टर रखेंगे। एक 10% की टेबल बनाई, एक 12% की। 10% पर देखिए पहले साल का पीवी फैक्टर कितना है? 0.909, तो हमने 0.909 लिख लिया। दूसरा कितना है? 0.826, तो हमने 0.826 लिख दिया। फिर कितना है? 0.751, तो 0.751 लिख दिया। और फिर कितना है? फिर प्रश्न में दिया हुआ है ये 0.683, 0.683, तो फिर हमने ये 0.683 लिख दिया। तो ये हमने तीनों पीवी फैक्टर उतार लिए, चारों पीवी फैक्टर। जब चारों पीवी फैक्टर उतार लिए, एनुअल कैश फ्लो उतार लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों का मल्टीप्लाई करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पीवी फैक्टर उतार लिया। इन दोनों का हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर करेंगे, तो क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये प्रेजेंट वैल्यू निकालते जाएंगे। इन सब प्रेजेंट वैल्यू का लास्ट में क्या करेंगे? टोटल। इन प्रेजेंट वैल्यू का टोटल 10,715 आ गया। टोटल कितना आ गया? 10,715। ये जो 10,715 है, इसको हम क्या कहेंगे? V1। V1 कितना आया इस प्रश्न में? 10,715, क्योंकि 10% लोअर रेट ऑफ रिटर्न है, और लोअर रेट ऑफ रिटर्न पर जो पीवी फैक्टर निकलता है वो क्या होता है? वो V1 की वैल्यू कहलाती है। अब हमें निकालना है V2। V2 के लिए एक 12% की टेबल बनाएंगे। ये 12% की टेबल बनाई हमने। जब हमने 12% की टेबल बना ली, तो 12% की टेबल में पीवी फैक्टर 12% वाले उतार लिए। 12% वाले पीवी फैक्टर देखिए साहब, ये 12% के पीवी फैक्टर आ गए। पहले साल का क्या है? 0.893, 0.893। दूसरे साल का 0.797, 0.797 उतार लिया। 0.712, 0.712 उतार लिया। 0.636, 0.636 उतार लिया। पी फैक्टर 12% वाले उतार लिए। जब पी फैक्टर उतार लिए, एनुअल कैश फ्लो प्रश्न में मालूम है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 लिख लिया। अब अगला काम क्या है? पीवी फैक्टर का एनुअल कैश फ्लो में मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 1,786 रुपये, 1,786। दूसरे साल की 2,391, तीसरे साल की 2,848, और फिर 3,180। अब अगला काम क्या है हमारा? इस पी फैक्टर का टोटल लगाएंगे। 15% पर जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकला, जो प्रेजेंट वैल्यू निकली, उसका हमने टोटल लगाया, तो 10,205 आ रहा है। ये 10,205 हमारा क्या होगा? V2। 10,205 V2। तो हमें प्रश्न में V1 V2 का मान पता लग गया। जब हमें V1 V2 का मान पता लग गया, तो आगे प्रश्न को हमें क्या करना है? तो यहाँ प्रश्न में दो बातें रहीं। एक तो हमारे पास V1 है, एक हमारे पास V2 है, एक हमारे पास R1 है, एक हमारे पास R2 है। फॉर्मूले के अनुसार केवल एक चीज़ रह गई, वो क्या? V। तो जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं होता, तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम V कहते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? V कहते हैं। और एक विशेष बात क्या? V1 V2 के बीच में होना चाहिए। ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट V की वैल्यू है, वो V1 और V2 के बीच में आनी चाहिए। तो देखिए V1 की वैल्यू कितनी है? 10,715, और V2 की वैल्यू 10,205। इसके बीच में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है V। तो यहाँ हमें अब फॉर्मूला लगाना है। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूले लगाने के लिए देखिए प्रश्न में इन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए साहब, V की वैल्यू दी है
R1 की वैल्यू दी है, V1 की वैल्यू दी है, R2 की वैल्यू दी है और V2 की वैल्यू दी है। सारी वैल्यू हमें मालूम है। जब सारी वैल्यू मालूम है, IRR बराबर R प्लस V1 माइनस V अपॉन V1 माइनस V2 R2 माइनस R1। R1 हमें मालूम है कितना है, R1 की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है, 10 रख दी हमने। V1 की वैल्यू हमको मालूम है प्रश्न में कितनी है, 10,750 रख दी हमने, 10,750। V की वैल्यू प्रश्न में हमें मालूम है कितनी है, 10,500। 10,500 V की वैल्यू रख दी। इसके बाद V1 हमको मालूम है कितना है, 10,715 V1 रख दिया। V2 हमें मालूम है 10,205 10,205 रख दिया। अब प्रश्न में हमें क्या करना है, R2 माइनस R1। क्या करना है, R2 माइनस R1 कितना है, 10%। 10% क्या है, R1। 12% क्या है, R2 माइनस R1 कर दिया। प्रश्न को सॉल्व कर दिया। IRR हमारा क्या आ रहा है, 10.84%। तो अगर एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं है तो हम IRR कैलकुलेट कर लेंगे और इस तरह से IRR की वैल्यू आ गई 10.84%। एनुअल कैश फ्लो जब समान नहीं है तब विशेष बात क्या है, हमें एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो निकालना है। एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो निकालने के बाद चूँकि इस प्रश्न में PV फैक्टर की रेट दी हुई थी इसलिए हमने R1 और R2 कैलकुलेट नहीं किया और R1 R2 हमने उसी को मान लिया और उसी से हमने V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट की। तो यहाँ V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है टेबल बनाकर। दैट्स ऑल।